तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो सेशन है आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम इस बात को डिस्कस कर सकें कि किस तरीके से ये जो हमारे पास जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है, इसमें हम अपना कैफ वन का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास कर सकें। क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो एजुकेशन होती है, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमारा पेपर जो है वो पास हो जाए। ठीक है, तो आईटीए के हवाले से मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कैफ लेवल वन का सबसे पहला सब्जेक्ट है और इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। नॉर्मली ये बात मशहूर है कि जो शख्स आईटीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेता है, उसके लिए पूरा सीए करना आसान हो जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की आईटीए जो है वो अटक जाती है या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होती, तो फिर वो थोड़ा बहुत उसको सीए के अंदर परेशानी का सामना रहता है। ठीक है, वॉइस का इशू रिजॉल्व हुआ है? आवाज सबको क्लियरली आ रही है? मुझे काइंडली टाइप करके यहाँ पर बता दीजिए। ये मेजोरिटी को देखें, आवाज का इशू नहीं है। ये जिनको इशू आ रहा है, हमारी तरफ से भी मैंने आप लोगों को अर्ज किया कि कोशिश यही है, हमारा जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। तो अगर आप में से किसी को आवाज का इशू हो रहा है, तो काइंडली आप लोग अपना जो ईयरफोन या हेडफोन या जो डिवाइस आप लोग यूज कर रहे हैं, उसको काइंडली चेंज करके देखें। उम्मीद है कि मसला जो है वो हल हो जाएगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का फीडबैक यही आ रहा है कि वॉइस काफी क्लियर है। चलें, थैंक यू सो मच, लेट अस बिगिन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ऑडियो ज्वाइन नहीं की। काइंडली पहले अपनी ऑडियो के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि जब तक वो ऑडियो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते करेंगे, तो फिर ना वो बोल सकेंगे ना वो सुन सकेंगे। ठीक है, तो जूम के सेशन के अंदर ऐसे लोग बहरे गूंगे तस्वर किए जाते हैं जिन्होंने अपनी ऑडियो कनेक्ट न की हो। चले जनाब, चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो बेसिकली आई कैप ने इस सब्जेक्ट को यहाँ पर इसलिए कैफ लेवल के अंदर वो भी सबसे ऊपर रखा हुआ है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को जब वो एएफसी करके आते हैं, तो आपको पता है कि एएफसी से पहले वो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में उनका जो है वो शमूलियत रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आईकॉम से या बीकॉम करके आ रहे होते हैं, उनका तो फिर भी थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड बना हुआ होता है कि बिजनेस क्या है और अकाउंटिंग क्या होती है। अब वो ठीक होता है कि गलत होता है, दैट इज अनदर डिबेट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन कॉमर्स फील्ड से सीए के अंदर आ रहे होते हैं। कुछ प्री मेडिकल से आ रहे होते हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग से आ रहे होते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस से आ रहे होते हैं, कुछ जनरल साइंस से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस कोर्स का मकसद है सबसे पहला, वो तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि बेसिकली व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो पहले दो चैप्टर्स हैं बेसिकली इस सिलेबस के, इस सब्जेक्ट के, वो सोलली जो है वो इस चीज के ऊपर है कि स्टूडेंट्स को बिजनेस वर्ल्ड से रूशनास कराया जा सके। उसके बाद फिर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के आपको इस सिलेबस में, इस कोर्स में दिए जाते हैं। और कहने को तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो आईटीए का पेपर होता है, ये पेपर बहुत टफ होता है। इवन मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, कुछ मैं अपने कोलीग्स को भी ऐसा जानता हूं कि जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने FAR 1 भी पास कर लिया, FAR 2 भी पास कर लिया, लेकिन आईटीए उनका अब तक पास नहीं था। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं अपने जानता हूं कि जो FAR 1 पास कर चुके हैं और FAR 2 भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ आईटीए के भी दोबारा से क्लासेस ले रहे हैं कि अभी तक उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है वो ठीक नहीं हुए। तो आईटीए जो है इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पूरे सीए सिलेबस में, आपके पूरी सीए की जर्नी में। और इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और इसका पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना और पास करना, इसका असर आपके पूरे सीए के ऊपर, या सीए के ऊपर ना भी सही तो एटलीस्ट आपके कैफ लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आईटीए का जो पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स को इतना इनेबल कर दिया जाए कि वो एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के और एक पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स जो है वो आसानी से ड्राफ्ट कर सके, जो कि बेसिकली इस स्लाइड के अंदर आपको 5th पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है।
ठीक है। और यहां पर आपको तमाम बेसिक नॉलेज जो है इस बुक में, जो आपकी आई कैप की बुक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, इसके अंदर आपको तकरीबन वो तमाम बेसिक नॉलेज दी जाएगी, जिसके ऊपर आपका FAR1 भी बेस होगा, FAR2 भी बेस होगा, आपका CFAP का AAFR भी बेस होगा, और आपका MSA1 भी बेस होगा। बात आ रही है समझ में? तो जितनी बुनियाद आपकी अच्छी होगी, जितनी बुनियाद आपकी पक्की होगी, बिल्कुल उतना ही स्ट्रांग आपकी ग्रिप्स आपके बाकी सारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर होगी। यहां तक बात क्लियर है? हम इंशाल्लाह ताला अब आगे चल के देखते हैं कि मजीद जो है वो क्या चीज हमने आज के इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को शायद मालूम हो, खास तौर पर अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ITA की एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, कि आई कैप का जो बेसिकली एग्जाम पैटर्न था दैट वाज चेंज। एक प्रॉपर ग्रिड डिफाइन हुई थी कि जिसके मुताबिक आई कैप जो है वो अपना पेपर जो है वो बनाता था और उस पेपर को कंडक्ट किया जाता था। लेकिन अब जो है, अब ये मसला इस तरह से है, ये काइंडली जिसने भी अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है वो माइक म्यूट कर दे। माइक्स आप लोग अपने म्यूट कर दें। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू हैव द ऑप्शन ऑफ रेजिंग हैंड, एंड फ्रॉम वेयर कैन यू फाइंड दिस ऑप्शन? आपके पास जो स्क्रीन, आपको जूम का जो इंटरफेस नजर आ रहा है, वहां पर नीचे आपको पार्टिसिपेंट्स का एक आइकॉन मिलेगा। जब आप पार्टिसिपेंट्स के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको हैंड रेजिंग ऑप्शन जो है वो नजर आएगी। In case you have any question, you are free to ask it, but before that you must raise your hand. इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन है और मैं आपको कहूंगा कि आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछें। ठीक है, विल मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव, और आखिर में आपको भरपूर मौका दिया जाएगा कि आप लोग जो है वो अपने दिल की भड़ास निकालें। लेकिन अभी फिलहाल काइंडली मेरी आप लोगों से ये इल्तमास है कि अपना जो माइक्स है वो आप लोग म्यूट रखें। इससे सेशन को कंडक्ट करने में मुझे भी बहुत आसानी होगी और आप सबको भी वॉइस डिस्टॉर्शंस जो है वो उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। एक दो स्टूडेंट्स का मुझे भी दोबारा से मैसेज आया है कि उनको आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि शायद उन्होंने अभी नया नया सेशन ज्वाइन किया, वो पहले तो ये इंश्योर करें कि उनकी ऑडियो जो है वो जूम के साथ कनेक्टेड है। If your audio is connected and still you can't basically listen to what I am telling you, तो फिर मेक श्योर करें कि आप लोगों ने अपनी वॉइस की टेस्टिंग भी की हुई है जूम के ऊपर। हो सकता है जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसमें कोई फॉल्ट हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता तो आप फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता कीजिए। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न है आई कैप का, उसके अंदर जितने भी आपके अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसकी आपके पास बेसिकली ये स्क्रीनशॉट सामने नजर आ रहा है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, इस पूरे पेपर को, इन तमाम अकाउंटिंग के पेपर्स को जो कि कैफ लेवल के हैं, आई कैप ने दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन ए है जिसकी वेटेज आपको सामने नजर भी आ रहा होगा कि 25 से 35 मार्क्स की रखी गई है, जिसमें से मिनिमम क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का आ सकता है। जबकि जो सेक्शन बी है उसकी वेटेज 65 से 75 यानी कि 65 से 75 मार्क्स की है। इसमें तकरीबन 4 से 5 सवाल आएंगे और हर सवाल 15 से 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए चूंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इसमें आपके पास जनरल शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में क्या फर्क है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, आपको एक जो है सिनेरियो दिया हुआ हो सकता है, या आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस जो है वो दिए हुए होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपने जो एक ऑप्शन सबसे ज्यादा मुनासिब हो, आपने वो सिलेक्ट करनी होगी। यहां पर मैं एक और चीज स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, अब तक जो स्टूडेंट्स FSC करके या ICOM करके या इस तरह की फील्ड से आए हुए हैं, O लेवल्स और A लेवल्स की मैं एक्सेप्शन इसमें करार दूंगा, इसलिए क्योंकि उनका एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे मैट्रिक और FSC के एग्जामिनेशन सिस्टम से कदरे बेहतर है। तो चारों ऑप्शंस में से हम अब तक ये देखते आए हैं कि अक्सर 3 ऑप्शंस गलत होती हैं और एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होती है, जिसको हम सेलेक्ट कर देते हैं।
हकीकतन जो एमसीक्यूज का मकसद होता है वो ये होता है कि चारों ऑप्शंस दुरुस्त होती हैं, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा मुनासिब होती है। तो इन केस अगर आपके पास किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 ऑप्शंस हो जिनमें आपको लगे कि चारों ऑप्शंस दुरुस्त हैं, एएफसी में आप लोग ये चीज आराम से करके आए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा बहुत बार होता है कि चारों ऑप्शंस दुरुस्त होती हैं लेकिन एक ऑप्शन जो है वो ठीक थी, जो सबसे ज्यादा दुरुस्त थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो बकाया की 2 या 3 ऑप्शंस हों वो गलत हों, और इस केस में ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे तरीके से चीज पढ़ी हुई है तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है, या आपके पास एक बेसिक सिनेरियो गिवन होता है, या एक क्वेश्चन गिवन होता है, और उसके अगेंस्ट आपको 3 या 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं। अब यहां पर सिर्फ एक ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि वो चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो आपने सिलेक्ट करनी हो सकता है 4 में से 2 ऑप्शंस जो है वो जवाब हो और 2 ऑप्शंस ना हो अगर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहा जाता है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी माजी करीब में अभी बहुत करंटली एक एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट के साथ हुआ। मेरी एक स्टूडेंट है इधर सीए ब्रांड्स के ऊपर, शायद उन्होंने सेशन भी ज्वाइन किया हुआ है। क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं पढ़ता, स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट अटेम्प्ट करने की पढ़ता है। हालांकि आप लोगों का जो मेन काम है वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्लियरली ये कह रहा है कि द आंसर देयर मे बी 2 और मोर चॉइसेस एज द आंसर, यानी कि जो आपका आंसर है वो हो सकता है वो एक से ज्यादा चॉइसेस के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं, आप उसमें से एक चॉइस को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि जो आंसर आपको जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं उनमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि यार एक चीज अगर ये है तो दूसरी चीज भी इसका आंसर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने वैसे जबानी कोट कर देता हूं, भी मैं वो आपको दिखा नहीं सकता, मैंने उसको अपने टेस्ट के अंदर भी मैं ऐसे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करता रहता हूं। एक क्वेश्चन आप समझें कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि एक रेफ्रिजरेटर आपसे कैश के ऊपर किसी ने लिया और उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो उसने बुक करवाई हैं। अब उसमें एक तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा बहुत कैश का भी अमल दखल है, लिहाजा ये कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। या अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया हो तो हो सकता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो। तो आप लोगों ने बस क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है गौर से कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, कि जो आपने आंसर देना है क्या वो मल्टीपल चॉइस है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन में इसका आंसर है, ये हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस के ऊपर आंसर जो है वो बेस करता हो। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं और ये वैसे जनरल भी आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स के जो कि थ्योरीज के ऊपर भी बेस कर सकते हैं और किसी न्यूमेरिकल के ऊपर भी बेस कर सकते हैं। ये चीज भी आपसे सेक्शन ए के अंदर पूछी जा सकती। सेक्शन बी आपका फुल फ्लेज जो है वो आपका ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस जिसको एसीसीए में बोलते हैं, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस को जो एक्सटेंसिव होते हैं उनको ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस बोला जाता है, तो उसके ऊपर मुश्तमिल है। और ये जो है केस स्टडीज और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चंस अब सेक्शन बी के अंदर एड्रेस किए जाते हैं। ये तो था हमारा सिलेबस के किस तरीके से आपका जो एग्जाम है वो स्ट्रक्चर्ड किस तरह से। तो यहां पर हम सम अप ये कर लेते हैं कि सेक्शन ए है हमारे पास जिसकी 25 से 35% वेटेज है, और एक सेक्शन बी है जिसकी 65 से 75% वेटेज है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो सेक्शंस के अंदर हमारा पेपर अब डिवाइड हो गया है, इससे हमारी पासिंग रेशो जो है वो बढ़ सकती है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो सेक्शन ए के अंदर हम 100% भी स्कोर कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, और यही बेसिकली आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो और जहां पर केस स्टडीज इन्वॉल्व हो, वहां पर चांस बहुत कम होते हैं कि स्टूडेंट किसी सवाल में 100% मार्क्स स्कोर कर सके। इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अजम्पशंस जो है वो ली जा रही होती हैं,
एक स्टूडेंट की अजम्पशन डिफरेंट हो सकती है, एक की डिफरेंट हो सकती है, आई कैप की अजम्पशन डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि ये तीनों अजम्पशंस मैच कर जाएं, तीन लोगों की जिनका मैंने जिक्र किया। हो सकता है तीनों डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों अजम्पशंस जो है वो जो एक आपने की, एक किसी और स्टूडेंट ने की, और तीसरी जो आई कैप के एग्जामिनर की एग्जाम्पशन है, ये तीनों अजम्पशंस डिफरेंट हो लेकिन तीनों अजम्पशंस दुरुस्त हो। ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि आई कैप भी रिकॉर्ड रखता है। आई कैप सिर्फ और सिर्फ उस सोल्यूशन को फॉलो नहीं करता जो एग्जामिनर के पास होता है। प्लीज अपने माइक्स को म्यूट करें। आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? यहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है। जी बिल्कुल दानिश, आप सवाल कीजिए अपना, माइक अनम्यूट कर दें और क्वेश्चन कीजिए अपना। सर ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जी अगर जी। इनमें किसी जगह पर कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो उसकी वजह से सारा लॉन्ग क्वेश्चन गलत करते हैं या उसकी सिर्फ मार्क्स उसके कटते हैं? नहीं नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये देखें, जहां पर एक माइनर मिस्टेक हो जाती है ना, भले उसका इम्पैक्ट आगे भी जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, वैसे तो मैं नहीं समझता अभी आप लोगों ने अपने अपने सिलेबसेस के अंदर फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन लेट सपोज आप एक बेसिक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं। वहां पर लेट सपोज आपने ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जिससे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर जो है वो गलत आ गई। अब जाहिर है इसका इम्पैक्ट तो नेट प्रॉफिट में भी जाएगा, ऐसी बात है ना। तो ऐसा नहीं होता कि इस मिस्टेक की वजह से आपका आखिर तक सारा सवाल गलत हो जाए, बल्कि ऐसा होता है कि आपकी वहां पर मार्क डिडक्ट होता है, जितने डिडक्शन जो है वो जायज होती है, जितनी बनती है, लेकिन आगे आपकी डिडक्शन नहीं की जाती। ये एक मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स में होती है कि जनाब हमारी एक भी गलती होगी तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। आईटीए में कम अज कम ऐसा नहीं है। अलबत्ता जब आप FAR 2 में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ऐसे सीन होता है। इसलिए क्योंकि वहां पर जो स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो है वो ऐसे हैं कि वहां पर कैलकुलेशन आपकी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं लेकिन ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो वहां पर ऐसा सीन होता है। लेकिन आईटीए के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, और इवन FAR 1 के अंदर भी ऐसा कोई सीन खास नहीं है। ठीक हो गया? सो अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों के टेंशन एक और बात के ऊपर भी जो है वो दिलाना चाहता हूँ। ये जो जूम की मीटिंग्स होती हैं ना, ये जो मीटिंग्स हैं इनका एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है। 8 मिनट के बाद ये सेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। जब ये सेशन क्लोज हो तो मैं आप लोगों से रिकमेंड ये करूंगा कि जो लिंक मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लिंक को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से इस सेशन को जल्द अज जल्द ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हमारा टाइम शुरू में स्टूडेंट्स के इंतजार में हमने थोड़ा सा टाइम जो है वो रखा था, तो अब हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 7 मिनट जब रह जाए पूरे हो जाएं तो मैं ये मीटिंग क्लोज कर दूं, और आप लोग जो है दोबारा से, जो आप लोगों के पास वो मीटिंग आईडी मैंने आपको दी है जूम के ऊपर, आप उसकी मदद से रीज्वाइन कर सकते हैं सेशन, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो अब आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, ये जो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों के सामने, ये बेसिकली आपके चैप्टर्स की लिस्ट है। यानी कि इस पूरे आईटीए के सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं वो यहां पर इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि देखिए अभी सेशन जो है वो चल रहा है, बीच में कुछ आपको पता है कि पहले लॉकडाउन था जिसकी वजह से क्लासेस ना फिजिकल तो अभी वैसे ही कंडक्ट शायद नहीं हो रही पाकिस्तान के काफी हिस्सों में, और अगर क्लासेस कंडक्ट हो भी रही हैं तो मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स तो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी उन्होंने सिलेबस तकरीबन आधा कवर किया होगा और आधा सिलेबस अभी कवर करना बाकी होगा, ठीक है। तो इस वजह से परेशान ना हो। अभी ये जो आपके पास टाइम है, इस टाइम के अंदर आप अच्छे तरीके से कोर्स भी कवर कर सकते हैं और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर यहाँ पर इन कंटेंट्स को शेयर करने का मकसद ये है कि एक तरीके से एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमारा हो जाए कि इस सब्जेक्ट में ये जो 13 चैप्टर्स हैं, इन 13 चैप्टर्स का हमने करना क्या है, इसमें से रिलेटिवली इंपॉर्टेंट कौन से हैं और किस तरीके से पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, ये तो बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं, और अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं कि आमतौर पर स्टूडेंट्स इनको तैयार करने में तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। हालांकि अब मैं आपको एक बात बता दूं, पहले आईटीए जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल पेपर की हैसियत थी इसकी, यानी कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन के सवाल आते थे
और थ्योरी का सवाल इसमें बहुत कम आता था। लेकिन अब जबकि हमारा जो पेपर है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के डिविजन्स के अंदर आ चुका है, सेक्शन ए के अंदर थ्योरी को टेस्ट करने का बहुत बड़ा चांस है। यानी कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी बल्कि बुक को भी साथ साथ फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अगर हम ये पेपर पास करना चाहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ये 100% थियोरेटिकल है और सेक्शन ए के अंदर इनसे काफी ज्यादा सवालात की उम्मीद की जा सकती है। और ये बेसिकली वो चैप्टर्स हैं जहां पर आपको पूरी अकाउंटिंग की बेसिक्स बताई हुई है। हत्ता कि यहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ये वो चीज है जो आप आखिर तक अकाउंटिंग में पढ़ते रहेंगे। बता रही है समझ में? तो ये जो पहले 2 चैप्टर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि कैसे जो मॉडर्न अकाउंटिंग हमारे सामने है इसका कैसे वजूद में आई है। कुछ बुजुर्ग अकाउंटिंग के इकट्ठे बैठे उन्होंने कहा कि यार सिस्टम कुछ ना कुछ करना चाहिए, ट्रांजैक्शंस हम लोग कर रहे होते हैं, कुछ समझ आ नहीं रही होती। उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि यार एक इक्वेशन बना देनी चाहिए जिसको कहते हैं एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, और इस इक्वेशन को उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया। और फिर आगे जाके आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री बुक कीपिंग का सोर्स बनी। फिर उसके बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये बेसिकली आपका एक इंट्रोडक्शन बनते हैं टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट दीज चैप्टर्स आर। चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक ये जो आपके 4 चैप्टर्स हैं ये आपके पोस्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस के हैं। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं चैप्टर नंबर 4 में, उसके बाद फिर आपको पता होगा कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स की एंट्री की जाती है। ये क्या होते हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ भी रखा होगा, या हो सकता है कि अभी आप पढ़ रहे हो या अभी पढ़ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में डेप्थ के अंदर चैप्टर्स की गहराई में कतई नहीं उतरूंगा। मैं सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये सिस्टम चलेगा कैसे। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशंस का और करेक्शन ऑफ एरर्स का चैप्टर, ये जो बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं ये आपके एडजस्टमेंट्स के चैप्टर हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चैप्टर नंबर 10 आपके सामने है और चैप्टर नंबर 11। पहले ये 2 चैप्टर्स आईटीए के सिलेबस में शामिल थे लेकिन काफी शॉर्ट थे। अब जो रीसेंट आपकी बुक डेवलप हुई है, जो आईकैप की जो रीसेंट स्टडी टेक्स्ट है 2019 वर्जन, जो आपके एग्जामिनेबल आपका एग्जामिनेबल भी है, यानी कि एग्जाम के लिए ये जो स्टडी टेक्स्ट का वर्जन है 2019 यही वैलिड है। तो इसमें जो है इन्होंने IS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IAS नंबर 2 यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो यहाँ शामिल कर दिया। यानी कि आईटीए का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बुलंद कर दिया गया। वरना पहले ये सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की हद तक था चैप्टर नंबर 10 और ये चैप्टर नंबर 6 कहलाता था बुक का। और ये जो इन्वेंट्री का चैप्टर है इसका भी एक मुख्तसर पोर्शन यहाँ पर शामिल था आईटीए में और ये चैप्टर नंबर 9 की जगह पर था। और तब चैप्टर 10 और 11 जो इस वक्त आपके सामने हैं इनको भी हम एडजस्टमेंट्स के अंदर शुमार करते थे, लेकिन अब सिर्फ इनको एडजस्टमेंट की हद तक रखना जो है वो ज्यादती होगा। इस वजह से मैंने इन दोनों को एडजस्टमेंट्स के अंदर शुमार नहीं किया। चैप्टर नंबर 12 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपको सिखाएगा कि प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट्स कैसे उसमें की जाती हैं। और चैप्टर नंबर 13 जो है वो पार्टनरशिप से रेलेवेंट है। आप लोगों को पता है चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेस 3 तरीकों से किया जा सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप स्टेटस और बाय वर्च्यू ऑफ लीगल स्टेटस। एक सोल ट्रेडरशिप होती है, एक पार्टनरशिप और तीसरी कंपनी। आईटीए में आप लोगों के ऊपर जो फोकस है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि आप एक सोल प्रोप्राइटर की और एक पार्टनरशिप कंसर्न के जो अकाउंट्स हैं आप उनको ड्राफ्ट कर सकें। ठीक है, यहां पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं 1 से 2 मिनट की, और इस 2 मिनट के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं ये मीटिंग जो है वो फिनिश कर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में,
मैं उसको रिफ्रेश भी कर दूंगा, रीशेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को सहूलत रहे। तो आप लोग दोबारा से इस मीटिंग को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट अस रिज्यूम। तो यहाँ तक हमने अब तक कंटेंट्स इस पूरे सिलेबस के डिस्कस कर लिए हैं कि टोटल 13 चैप्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाता चलूं कि ITA के अंदर सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं, वरना अगर आप FAR1 को देखें, ये प्लीज, ये कौन हरकतें कर रहा है इस तरह? ये अगर आप लोग इतने बड़े होके भी हरकतें कर रहे हैं इस प्रोफेशनल स्ट्रीम में आकर भी, तो बड़ा अफसोस होना चाहिए आप लोगों को। जो भी था, अगर तो आप इंटरेस्टेड नहीं है इसमें तो आप काइंडली लीव कर सकते हैं, आपको बिल्कुल खुली इजाजत है, लेकिन दूसरों का काइंडली आप खराब ना करें सिस्टम। अब आप लोग ये चाहते हैं कि हर चीज यहां से मैं कंट्रोल करूं, कि आप लोगों के मार्क्स भी मैं म्यूट रखूं और आप लोगों के एनोटेशंस को भी मैं बंद रखूं, तो फिर मुझे तो बिल्कुल सही बात है, अफसोस है कि आप लोग CA में भी आए हुए। आई एम सॉरी अगर मेरे वर्ड हार्श लगे, लेकिन जिसने भी हरकत की थी दैट वाज रियली अनप्रोफेशनल। तो ये 13 चैप्टर्स हैं। अगर आप FAR1 में देखें या FAR2 में देखें तो चैप्टर्स कहीं ज्यादा हैं, ठीक है? मतलब अगर एक चैप्टर भी ज्यादा हो किसी में तो ऑब्वियसली दैट इज अ बर्डन। एक चैप्टर का इजाफी बर्डन आप लोगों को उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको जो है देख लेते हैं। पार्टनरशिप 13 चैप्टर्स हैं। अच्छा, अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें, बेसिकली ये जो CA के सब्जेक्ट्स जो है, अगर आप कैफ लेवल को देखें तो 9 सब्जेक्ट्स हैं कैफ लेवल के, जिसको नॉर्मली 3-3 के टायर्स के अंदर जो है वो डिवाइड समझा जाता है। और ये ICAP ने ही इस तरह से इनको अरेंज किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कैफ 1, 2, 3 को पहले अटेम्प्ट करें, अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। कुछ लेजेंड्स भी होते हैं जो पहले 5 इकट्ठे उठा लेते हैं, फिर पास भी कर लेते हैं, दैट इज समथिंग अप्रिशिएबल। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और फिर कुछ ना कुछ उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहरहाल स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के ऊपर भी जो है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट होती है। कुछ लोग जो है वो जो करते हैं वो उसको कर भी लेते हैं, तो कुछ जो है सिर्फ AFC के उसमें होते हैं कि हमने 4 पेपर्स इकट्ठे क्लियर किए थे तो शायद हम कैफ भी कर लेंगे। तो इसको आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को, अपनी कैपेसिटीज को पहले अच्छे तरीके से असेस करें। तो बात मैं ये कर रहा था कि कैफ 1, 2 और 3 नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो इसमें इकट्ठा अपेयर होते हैं। तो कैफ 2 और कैफ 3 के भी अगर आप सब्जेक्ट्स को देखेंगे ना, इनके चैप्टर्स को देखेंगे तो काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर भी तकरीबन 15 चैप्टर्स हैं, और लॉ के अंदर तो वैसे ही माशाल्लाह है कि ढेर सारे चैप्टर्स है। उसके अंदर कंपनी लॉ अलहदा है, फिर मर्केंटाइल लॉ अलहदा है, ठीक है? तो आपको ITA के अंदर एक तो ये भी है कि आपको क्या करना होगा कि आपको ये पता है कि आपके पास चैप्टर्स जो है वो 13 चैप्टर्स हैं। तो इस वजह से अपने आप को ज्यादा बर्डनाइज नहीं समझना, लेकिन मेहनत करनी भी नहीं छोड़नी, ठीक है? अच्छा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि पहले जो ICAP की बुक्स होती थी, जो ICAP की ग्रेड होती थी ना, पहले हमने बात की है कि चैप्टर्स हैं टोटल कितने, 13 चैप्टर्स हैं, हमें पता चल गया। अब उसके अंदर हम बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंस जो है इनकी क्या है, कि क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है इनकी। बात आ रही है समझ में? तो ICAP की जो पहले बुक्स आती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ICAP ने अपना जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज किया है। और ऑब्वियसली अब जो नई बुक्स हैं, नई बुक्स के अंदर ग्रिड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि किस चैप्टर में से कितनी वेटेज का सवाल आएगा। पहले ICAP क्या करता था? पहले ICAP ने एक ग्रिड, जिस तरह के आपको सामने नजर आ रही है, बता देता था चैप्टर्स, या चैप्टर्स की डिवीजन एक दे देता था कि इस डिवीजन में से इतने मार्क्स का सवाल आएगा। और उसके बाद अपने पेपर्स के अंदर, अपने एग्जाम्स के अंदर वो काफी हद तक उस ग्रिड को फॉलो भी करता था, ठीक है? लेकिन अब जब से उसने सेक्शन A में और सेक्शन B में इसको डिवाइड किया ना, अब उसने ग्रिड देना छोड़ दिया। अब वो ये कहता है कि भाई जो करना है ना पूरी किताब से करो, ठीक है? पूरी किताब से करो। ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, जिस तरह अभी मुझे चैट में एक सवाल आया है कि हाउ मेनी रिविजन्स आर कंपल्सरी टू रिटेन थ्योरी, ये क्वेश्चंस प्लीज आप लोग एंड के लिए होल्ड करें। एंड पे आपको भरपूर मौका मिलेगा और मैं इंशाल्लाह ताला लाइव आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। तब आप लोग सारे माइक्स भी अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यह है कि फिर भी थोड़ा बहुत उसमें ख्याल रखिएगा हैंड रेजिंग का, ताकि एक मछली मार्केट ना बन जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह ताला एंड में आप लोगों को आंसर करूंगा, ठीक है? अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो है, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपके बुक के पहले 5 चैप्टर्स, इसकी पहले वेटेज 40 मार्क्स की होती थी। यानी कि इसमें से 2-3 सवाल आते थे, कोई सवाल ज्यादा बड़ा होता था,
कोई जरा छोटा होता था। नॉर्मली थ्योरी के सवाल 5 से 10 मार्क्स के होते थे और उसमें भी सिंपल क्वेश्चंस होते थे। इसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में से तकरीबन 8 से 10 मार्क्स का सवाल जो है वो पूछा जाता था और इसी तरीके से आपसे ट्रायल बैलेंस जो है वो बनवा लिया जाता था, उसके अमूमी तौर पे ज्यादा मार्क्स होते थे और आपसे कुछ एडजस्टमेंट्स करवा ली जाती थी, कुछ एंट्रीज पास करवा ली जाती थी, जर्नल बनवा लिया जाता था। तो इस तरीके से ये जो 35 से 40 मार्क्स की ग्रेड थी ये पूरी कर दी जाती थी। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट्स के 20 मार्क्स होते थे। नॉर्मली 2 सवाल आते थे और हर सवाल का तकरीबन 10 मार्क होते थे, तकरीबन इस तरीके से सवाल आता था। और फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल लाजमी आता था और पार्टनरशिप से एक सवाल लाजमी आता था और इनकी वेटेज भी तकरीबन इतनी ही होती थी और टोटल जो है आपके पास पेपर में तकरीबन 8 सवाल होते थे। अब जो है दुनिया बदल गई है, तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि आपके पास ग्रिड कोई भी नहीं है। आपको बस इतना पता है कि मेरे पास अब 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि अब मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई। पहले तो आई कैप बता देता था, आई कैप थोड़ा अच्छा था, अब थोड़ा आई कैप माड़ा हो गया है, गंदा हो गया है, तो अब आई कैप नहीं बताता। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा जाती ख्याल ये है कि अब पास करना चीजों को जरा ज्यादा आसान। पहले स्टूडेंट्स जो थे वो कंसेप्चुअल स्टडीज के साथ साथ जो है ना वो क्या करते थे, सिलेक्टिव स्टडी को प्रेफर करते थे। वो पास भी कर जाते थे लेकिन ये चीज उनको लॉन्ग रन के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाती थी। अब एटलीस्ट ये है कि आई कैप ने ये जो सिलेक्टिव स्टडी वाला पोर्शन है ना, सिलेक्टिव स्टडी वाली जो एक चीज है उसको थोड़ा सा निगेट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स इसको अपने लिए अच्छा समझते हैं या गलत समझते हैं, दैट इज अनदर डिबेट। लेकिन ओवरऑल कुछ आसानियां हुई हैं पेपर में और कुछ टेक्निकलिटीज का भी इजाफा हुआ है। मैं आप लोगों से बिल्कुल सच्ची बात करूंगा कि पेपर जहां थोड़ा पास करना आसान हुआ है वहां पर उसके टेक्निकलिटीज में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रेड पुरानी ग्रेड थी। अब ये 100% वॉइड भी नहीं हुई, कुछ ना कुछ वैलिड भी है। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए शॉर्टकट कोई भी नहीं है आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे बुक में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। हत्ता कि आप किताब को ये भी नहीं कह सकते कि चलो यार जो टीचर ने मुझे प्रैक्टिस करवाया है मैं उसको फॉलो कर लूं, नहीं। आप लोगों को किताब को भी फॉलो करना है अब लाजमी। यानी आप लोग जब क्लास लेक्चर अटेंड करें तो घर जाके एक नजर अपनी किताब पर भी जरूर डालें, उसको पढ़ें कि किताब में क्या लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि अब जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए के अंदर उसने आपसे जो सवालात करने वो एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज वो थ्योरी में से भी दे सकता है, वो थोड़े से न्यूमेरिकल टच भी उसमें दे सकता है। बता रही है समझ में? तो इस वजह से अब आपको पूरी की पूरी किताब भी पढ़नी पड़ेगी साथ। हमारी जो प्रैक्टिस होती है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि साथ साथ स्टूडेंट्स को किताब का हवाला भी साथ साथ देता जाऊं और उनको जो है मैं वो चैप्टर्स के जो पेजेस होते हैं मैं वो भी रेफर करता हूं कि आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो किताब के अंदर किस पेज के ऊपर आपको मिलेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि जो मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के, उनको भी सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर डिवाइड करके प्रॉपर जो आई कैप का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके मुताबिक जो है वो टेस्ट बनाए जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट सेटिस्फाइड भी हैं और वो जो लेवल होता है उन टेस्ट का वो भी मेरी कोशिश होती है उसको कि उसका डिफिकल्टी लेवल आई कैप के करीब तरीन हो। ठीक है, तो उसके जितना भी ज्यादा अपने आप को आप रिगरस टेस्टिंग के हवाले करेंगे ना, जितनी गलतियां आपने करनी है आप एग्जाम से पहले कर लें ताकि एग्जाम के दिन आपको 100% कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर भी और अपनी तैयारी के ऊपर भी, और फिर अल्लाह ताला से आप मदद भी मांगते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करें कि आप इंशाल्लाह अपना पेपर पास करें। तो जैसे मैंने दूसरे नंबर पर यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि पासिंग जो है वो इजियर हो गई है। वो कैसे इजियर हो गई है? वो इसी तरीके से इजियर हो गई है कि अगर आपने ये 5 महीने का जो टाइम आपके पास था जिसमें से अब तकरीबन 2.5 महीने रह गए हैं, अनफॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट के अंदर तकरीबन आज स्टूडेंट्स को 4 महीने मिले हैं क्योंकि क्लासेस पिछले महीने ही से तकरीबन शुरू हुई हैं प्रॉपरली, जो मुख्तलिफ इदारों ने स्टार्ट की हैं। तो ये एक बैड लक है। आजकल हमारे जो हालात हैं मेडिकली को बहुत अच्छे हालात नहीं है। अल्लाह करे कि आई कैप की तरफ से स्टूडेंट्स के हक में कुछ पॉजिटिव जो है वो डिसीजन आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आता तो स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। जो अपेयर होना चाहें तो उनको चाहिए कि फिर भी जो अवेलेबल टाइम है उनके पास उसका बेस्ट यूज करें।
अब रमजान भी खत्म हो गया, ईद भी खत्म हो गई, अब तकरीबन बड़ी ईद में भी हमारे पास 1 महीना है। तो हम कोशिश करें कि इस 1 महीने में और बड़ी ईद के भी 3 दिन को छोड़कर बाकी जो टाइम बच जाता है उसके अंदर खूब दिल लगाकर जो है वो एफर्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक फारसी का एक शेर कह लें या एक ज़रबुल मसल कह लें, हिम्मत बायज मुश्किल नेस के आसान अशवत, कि आपको सिर्फ हिम्मत चाहिए होती है, कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं होता कि जो आसान ना हो जाए। बस इंसान ने क्या करना है, इंसान ने हिम्मत करनी है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा, देखें मैं थोड़ा सा पिछली स्लाइड के ऊपर दोबारा जाना चाहता हूं। ये जो आई कैप की पुरानी ग्रिड आप लोगों के सामने नजर आ रही है ना, यहां पर उसने बताया हुआ था कि हर ग्रिड यानी कि जो सिलेबस है आपके जो 13 चैप्टर्स हैं उसको उसने 4 ग्रिड्स में डिफाइन किया हुआ था। इंट्रोडक्शन की एक ग्रिड, एडजस्टमेंट्स की दूसरी ग्रिड, फाइनल अकाउंट्स की तीसरी और पार्टनरशिप अकाउंटिंग की चौथी, और साथ उनकी मार्क्स की वेटेज लिखी हुई थी। अब ऐसी ग्रिड तो आपको किताब में कहीं भी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पोर्शन को आई कैप ग्रिड के अंदर अलहदा से वेटेज दी हुई थी ना, वो सवाल हमेशा लाजमी आता है और हमेशा आता था। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको पता है कि फाइनल अकाउंट्स के सामने इसने 20 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि लाजिमन फाइनल अकाउंट्स में से एक सवाल आएगा। इसी तरह पार्टनरशिप का उसने अलहदा से मेंशन किया हुआ है, तो लाजिमन पार्टनरशिप का भी सवाल पेपर में आएगा। अब एडजस्टमेंट्स लिखी हुई है ना, तो एडजस्टमेंट से भी लाजमी सवाल आएगा, लेकिन सवाल कौन सा आएगा ये नहीं पता, इसलिए कि एडजस्टमेंट्स के अंदर 3 से 4 चैप्टर्स मौजूद हैं, हम किसी चैप्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर ये 2 चैप्टर्स अलहदा से मेंशन किए हुए हैं, चूंकि पार्टनरशिप का अलहदा से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और पार्टनरशिप का अलहदा से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स अलहदा से मेंशन किए हुए, इस वजह से हम बड़े यकीन से कह सकते थे पहले कि यार इन 2 चैप्टर्स में से लाजमी सवाल आएगा, और आता था। अब मैं ये बात कर रहा हूं, जो आप मेरे लोग मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, कि अब ये ग्रिड हमारे पास नहीं है, अब क्या किया जाए। अब मैं आपको इतना बता दूं, एक हिंट दे दूं कि आई कैप जब भी सिलेबस में नई चीज ऐड करता है तो उसको लाजमी टेस्ट करता है। उस हवाले से आपके पास IAS 2 और IAS 16 यानी कि आपका चैप्टर नंबर, यहां पर हम पीछे देख लेते हैं कौन सा चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, इसको आप किसी भी सूरत फॉरगो नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो फाइनल अकाउंट्स बदस्तूर इंपॉर्टेंट है, यानी कि चैप्टर नंबर 12। इसी तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट्स ये भी बदस्तूर इंपॉर्टेंट है, यानी कि चैप्टर नंबर 13। अब यहां पर आई कैप एक चालाकी कर सकता है। चालाकी ऐसे कर सकता है कि अगर लेट्स सपोज आई कैप का दिल करे कि मैं स्टूडेंट्स से फाइनल अकाउंट्स पूछूं, यानी कि मैं उनसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाऊं और उसकी एडजस्टमेंट्स करवाऊं, तो उसका अगर दिल चाहेगा ना, तो वो पार्टनरशिप अकाउंट्स के जरिए से भी ये सवाल टेस्ट कर सकता है कि पहले उसने पार्टनरशिप का डाटा दिया और कह दिया कि हाँ अभी पहले आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाएं, फिर बाद में एक ये भी छोटी सी उसने जो है ना वो चुटकुला छोड़ दिया कि भाई बाद में इसके फाइनल अकाउंट्स भी बना दें। आई कैप करना चाहे तो कर सकता है, उसको पूछने वाला कौन है, ठीक है। तो आई कैप यूं भी कर सकता है। बिल्कुल ये भी किया जा सकता है कि आपको IAS 16, अच्छा फिर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, हो सकता है कि वो IAS 2 और IAS 16 का अलहदा सा सवाल ना पूछे, लेकिन वो पार्टनरशिप अकाउंट्स जब टेस्ट कर रहा हो या जब वो फाइनल अकाउंट्स टेस्ट कर रहा हो, तो उसके अंदर 3 से 4 नंबर की या एक अच्छी खासी एडजस्टमेंट IAS 2 की डाल दे और इसी तरीके से एक एडजस्टमेंट IAS 16 की डाल दे। ऐसा भी आई कैप कर सकता है। उसका तो दिल करता है स्टूडेंट्स को मैं कंफ्यूज कर दूं जिस तरह मर्जी। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये कंफ्यूजन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज का हेर फेर होती है। आप जरा टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करके देखिए हमारे, बल्कि आप किसी भी टीचर के टेस्ट जो आप लोग अटेंड करते हैं, आप देखें कंफ्यूजन होती कहां पर है, बस उन अल्फाज के अंदर के जो टीचर ने यूज किए हुए होते हैं। स्टूडेंट्स उन अल्फाज से कंफ्यूज हो जाता है। अगर थोड़ा सा दिमाग खोलकर, वैसे दैट इज समथिंग एल्स के पेपर के अंदर मतवजी भी होती है उस वक्त दिमाग जो है वो खुल नहीं रहा होता, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर कोशिश करके अपना दिमाग खोल के हम उस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर लें, तो मैं आपको इतना एक बात बताऊं कि कंफ्यूजन जो है वो आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी बात आ रही है समझ में? तो मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज के ऊपर जरूर कहूंगा कि आप लोग टेस्ट लाजमी दें, जहां से मर्जी दें, जिस मर्जी टीचर का टेस्ट आप दें,
लेकिन टेस्ट देने से एक तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक होगी हमेशा, दूसरे नंबर पर आप जब मुख्तलिफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में अपेयर होने से पहले, तो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। ये बात मेरी आप लोग लिख लें अपने पास आज। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं। एडजस्टमेंट्स भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह जो इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का, ये भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने सब कुछ तो यहां पर लिख दिया, फिर फायदा क्या हुआ हमें इंपॉर्टेंट चीजें बताने का? तो भाई मैं वही तो बात कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट सब चीज है, कोई चीज भी आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज कम इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फर्क आप लोग जाने, जो फर्क आप लोगों को जानने की जरूरत है वो ये है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो खालिसतन सेक्शन बी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो सेक्शन ए में भी आ सकते हैं और कुछ उनका हिस्सा बी में भी आ सकता है। अब अगर ऐसे सवालात को मैं पॉइंट आउट करना चाहूं, तो ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग और जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये काफी हद तक सेक्शन ए में टेस्ट की जा सकती हैं। इसी तरीके से एडजस्टमेंट्स को सेक्शन बी में भी टेस्ट किया जा सकता है, बल्कि वो करेगा। उसे 4-5 सवाल आपसे पूछने, वो 4-5 सवाल आपसे हलवा नहीं पूछेगा। उसने अच्छे तरीके से आपको जो है ना चाहेगा कि आप लोग अपना जो 3 घंटे आपने एग्जाम हॉल में स्पेंड करने, आपके क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। याद करें आपके हाँ जी पेपर देने गए थे आईटीए का। बात आ रही है समझ में? तो IAS 2 बहरहाल इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्शन बी। IAS 16 is also important for section B. Final accounts and partnerships were always important and are still important for section B. ठीक है, ये 4 चीजें आप लोग सेक्शन बी के हवाले से तो लाजिमन याद रखें। ऐसा मुमकिन है कि इन चारों से एक अलग-अलग सवाल आ जाए, लेकिन ये बात मैं सिर्फ आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। मैं ICAP की पॉलिसी बयान नहीं कर रहा, क्योंकि ICAP की पॉलिसी अब हम में से किसी को भी नहीं पता। जो मॉडल पेपर ICAP के वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है वो भी एक मॉडल पेपर है। मॉडल का पेपर ये नहीं होता कि ये जो है इसी तरीके से होगा। मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपको एक खाका बता रहा होता है, और चूंकि ICAP ने कोई ग्रिड नहीं मेंशन की हुई अब, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो पेपर है वो लाजिमन इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से मॉडल पेपर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उस तरीके का जरूर होगा, यानी उससे मोर और लेस रिलेट जरूर करेगा। ठीक है, बहरहाल सेक्शन ए के हवाले से एडजस्टमेंट्स और इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन IAS 2 IAS 16 फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप से भी कुछ MCQs पूछे जा सकते हैं। यानी सेक्शन ए में सब चीज ही पूछी जा सकती है, लेकिन सेक्शन बी चूंकि एक्सटेंसिव है और कॉम्प्रिहेंसिव है, इस वजह से यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो IAS 2 IAS 16 फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप्स और एडजस्टमेंट्स भी। बात आ रही है समझ में? बहरहाल ये चीजें जो है इंशाल्लाह ताला जब आप लोग एक बार पूरे कोर्स से गो थ्रू हो जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले एक सेशन रखा जाए जिसके अंदर आप लोगों को गाइड भी किया जाए कि आप लोगों ने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या स्ट्रेटजी आपकी फाइनल होनी चाहिए रिवीजन के लिए। इंशाल्लाह ताला वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी उन चीजों को डिस्कस करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो आप सब ने, मुझे नहीं लगता कि अपना कोर्स भी 100% पढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो क्लासेस भी चल रही हैं, और अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो ऑब्वियसली अभी इतना टाइम नहीं गुजरा कि मैं ये समझ पाऊं या एंटिसिपेट करूं कि किसी ने 100% कोर्स गो थ्रू किया हुआ है। हाँ, अगर कोई एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स दे चुका है या एक अटेम्प्ट दे चुका है तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बहरहाल हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि इसको प्रिपेयर किस तरह किया जाए। तो ऑब्वियसली मैंने जो यहाँ पर क्लासेस भी मैं देता हूँ CA ब्रांडजी कैंपस के साथ, तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताई थी कि आपको न्यूमेरिकल पेपर जितने भी हैं ना, उनको पास करने के लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहली बात, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है, और दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अभी जो स्टेप 1 आपको नजर आ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है अटेंडिंग रेगुलर लाइव क्लासेस। अब ये लाइव क्लासेस चाहे फिजिकल हो या चाहे ऑनलाइन हो। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों को बताता चलूं, देखें अब जो हालात हमारे बने हुए हैं ना, ये पाकिस्तान के पास एक मौका था कि थोड़ा अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूव करे। अब जो लोग तो इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनके लिए ये जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस की, ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, और जिन लोगों ने इसको अवेल नहीं किया तो ऑब्वियसली जैसे बाकी सारे पिट रहे हैं वो लोग भी मजीद पिटते रहेंगे। बात आ रही है समझ में?
पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का रवाज है। स्टूडेंट्स हमारे सीए के अक्सर अभी तक कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस से। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ भागना छोड़ दें। अभी हमें नहीं पता कि ये कोरोना कब तक हमारे दरमियान रहेगा, बिकॉज कोई क्योर इसका फाइंड आउट नहीं हुआ। और ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं रोजाना के हिसाब से कि किस तरीके से ये वायरस फैलता जा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। और हमें नहीं पता, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, और जो तंदुरुस्त हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दिए रखे। हमें नहीं पता कि कब तक हमारा पीछा करता रहेगा। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, चाहे वो कहीं से भी लें, जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे कि भाई हमें समझ नहीं आती ऑनलाइन पे, तो भाई मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को आदत डालें। दूसरे नंबर पे आप लोग सर्च कर लें कि कौन सा इदारा जो है वो अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों के पास कई सोर्सेज हैं, आप ट्रायल्स ले सकते हैं मुख्तलिफ जगह से। आप हो सकता है यूट्यूब के ऊपर आपको जो है वो कई जगह के जो है वो मिल जाएं, क्या कहते हैं, लेक्चर्स मिल जाएं, ट्रायल लेक्चर्स मिल जाएं। या मुख्तलिफ इदारों से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम क्लासेस लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हमने पहले ली नहीं है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि फिजिकल क्लास जब स्टार्ट होगी तो मैंने क्लासेस लेनी है, और आप क्लासेस लेना छोड़ दें, तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफी है। अपने ऊपर रहम कीजिए और अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना सीखें, क्योंकि कामयाब शख्स वही है जो हमेशा अपने हालात के मुताबिक अपने आप को ढालता है। बात यहां से हो रही थी कि लाइव क्लास लेने से हमेशा आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, जो सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता। अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई और अब आप रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये ले रहे हैं तो आपके लिए लाइव क्लास अटेंड करना लाजिम है। एक जमाना था आई कैप ने जो है वो अटेंडेंस भी कंपलसरी की हुई थी और लाइव क्लासेस भी लेना जरूरी था स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बेसिकली आईसीएमए के भी रिक्वायरमेंट है। सीए ने लेकिन खत्म कर दी। उसका बहरहाल फायदा था और कुछ नुकसान भी था, जिसको आई कैप ने किताबों की सूरत में पूरा किया। उस वक्त किताबें नहीं होती थी, उस वक्त सिर्फ टीचर के नोट्स हुआ करते थे। तो कुछ बेहतरी भी आई है, और जाहिर है कि हमेशा हर चीज एक डिबेटेबल होती है राइट एंड रॉन्ग के एतबार से। बहरहाल वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। लाइव क्लास अटेंड करने से एक तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, और दूसरे नंबर के ऊपर नए से नया सवाल प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। बात आ रही है समझ में? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट्रोडक्शन को छोड़े, बल्कि समझे मैं बुक कीपिंग पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। अब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है। मैंने ट्रायल बैलेंस का एक सवाल किया, मेरे सामने एक सिनेरियो आया, मैंने उसके मुताबिक ट्रायल बैलेंस बना दिया। जब मैं एक नया और फ्रेश सवाल करूंगा ना, तो मेरे पास एक नया सिनेरियो आएगा, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा सवाल ऐसे भी आ सकता है। यानी कि हर नया सवाल अटेंड करने से मेरा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर यहां पर लिखा हुआ रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसे कहते हैं जनाब? प्रैक्टिस कहते हैं किए हुए सवालों को दोबारा करना। ये उलट है नए सवाल करने से। हर नया सवाल करने से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी मैं तो नए सवाल ही करते रहने हैं, मैं पुराना करना ही कोई नहीं, तो उस वक्त जो है वो आपकी प्रैक्टिस डेवलप नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैगम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर दें, क्वेश्चन कर लें अपना। आपसे अनम्यूट आप कर दें, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ऑप्शन आ रही है आपके पास, या कोई इशू फेस हो रहा है आपको? अब करके देखें अनम्यूट आप। मैंने यहां से ऑप्शन तो अपने पास से की हुई है। चलें, अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप जी जी बोले बोले। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि ना काम होता है वो किस तरह पेपर सॉल्व करना है, इसके बारे में बताना है आपने। जी मैं बताऊंगा, अभी प्रेजेंटेशन पूरी होने लेने दें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सबके सवाल जो आप लोगों के दिल में उठ रहे हैं, अव्वल तो उनका जवाब जो है वो मिल जाएगा।
अगर लेट सपोज फिर भी कोई तशनगी बाकी रह गई तो एंड पर जो है ना बिल्कुल आप सबको मौका मिलेगा, ठीक है। वापस अनम्यूट कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास फिर 8 मिनट रह गए, तो अगर सेशन क्लोज हो जाता है उसके बाद तो फिर जो है आप लोगों को रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन स्टडी प्लान होना चाहिए जनाब, थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपको स्टडी आवर्स डिफाइन कर लें रोजाना, कि भाई मैंने रोजाना इतने घंटे पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन के 24 घंटे पढ़ें, ना ऐसा मैं कहूंगा, और ऐसा जो करता होगा वो भी बेवकूफ मैं उसको कहूंगा। आप दिन में 3 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें मैक्सिमम, इतना बहुत है आपके लिए। लेकिन जब पढ़ें तो मोबाइल फोन बंद करके पढ़ें, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर घर वालों से भी रिक्वेस्ट करें कि भाई मैं पढ़ने लगा हूं, खुदारा मुझे पढ़ने दें, ठीक है। क्योंकि घर वालों को भी अक्सर उस वक्त काम याद आ जाते हैं। जो लड़के हैं वो तो मेरी बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कभी उनको बाहर जाना पड़ेगा, कभी उनको वैसे ही दिल करेगा। फिर वैसे जब हम पढ़ने लगते हैं ना तो हमें छोटी छोटी चीज में इंटरेस्टिंग लग रही होती है। जैसे दीवार पे मक्खी बैठी हुई है तो आप उसको देखना शुरू कर देंगे कि अच्छा यार ये यहाँ उड़ के, पहले यहाँ बैठी हुई थी फिर यहाँ उड़ के गई। छोटी छोटी चीजें जो है ना फिर अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो जब आप पढ़ें तो क्वालिटी टाइम पढ़ें, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, ठीक है। और जब आप रेस्ट मारें तो फिर चिल करें, फिर आप पढ़ने का सोचें भी मत। हमारे एक टीचर एक ये कहा करते थे बात हमें, बैक इन एफएससी, जब मैं एफएससी कर रहा था, कि आप लोग जो है ना जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसके छोटे से नोट्स बनाकर ना अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया करें। जब आप आते जाते रहा करेंगे ना आपकी नजर उनके ऊपर पड़ती रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप लोग करना चाहें। स्टिकी नोट्स ले लें और अपने दीवार के ऊपर जो है, या कोई एक कार्डबोर्ड अपने उस पर लगा लें कमरे में अपने रूम में, और जो है वो उसके ऊपर आप ये चीजें कर सकते हैं। इससे वाकई बड़ा फायदा होता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसको लाशऊर बोलते हैं, वो ये चीजें बहुत जल्दी पिक करता है और अल्टीमेटली आपको ये चीजें याद रहती हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो अक्सर आपको याद होगा कि आपको आपकी कुछ बचपन की मेमोरीज अब तक हैं। बेसिकली ये वो मेमोरीज हैं जो जब आप छोटे थे तो आपके सामने ऑफ एंड ऑन होती रहती थी, जिसको आपका कॉन्शियस माइंड तो नहीं उस वक्त ग्रेस्प कर सकता था, लेकिन आपके लाशऊर ने उसको ग्रेस्प किया हुआ था। बहरहाल हम यहाँ साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे, तो कहने का मकसद ये था कि अपने स्टडी आवर्स को जो है वो डिफाइन करें और फिर उसमें कंसिस्टेंट होके, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया तो 2 दिन बाद फिर आपको दोबारा ख्याल आ जाए कि यार मैंने तो प्लान बनाया हुआ था। रोजाना फिर उस रूटीन को फॉलो करें और फिर कोशिश करें कि जो आपने स्टडी आवर्स अपने डिफाइन किए हैं उसमें आपको मजीद फिर जो है कोई काम इधर उधर का ना करना पड़े, ठीक है। घर वालों से भी शाइस्ता तरीके से माजरत कर लें कि भाई ये मेरा पढ़ने का टाइम है। कोई मेहमान आ जाए तो दैट इज समथिंग एल्स, थोड़ा सा मेहमानदारी भी करनी चाहिए। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि अगर आप लेट सपोज आपने अपना टाइम पढ़ने का दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक रखा है, अगर आप 2 से 4 तक वो टाइम ना दे सकें किसी वजह से, तो आप एटलीस्ट फिर शाम में उस टाइम को कंपनसेट करें, लेकिन अपनी रूटीन को ब्रेक ना करने दें, ठीक है। हमारे मजहब के अंदर भी चीज है ना, आप सल्लल्लाहु की हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला को लगता है ना वो अमल है जो इंसान जिस पर दवाम इख्तियार करे, कंसिस्टेंट रहे, चाहे वो थोड़ा हो। तो थोड़ा पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े। स्टेप 3 में लिखा हुआ है जनाब के प्रॉपर टेस्ट सेशन अटेंड करें। अगर आपकी कॉलेज के अंदर जहां से आप क्लासेस ले रहे हैं ये फैसिलिटी है, वेल देन गुड, उसको अवेल करें। और अगर नहीं है तो आज आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप टेस्ट सेशन दे सकते हैं। इवन सीए ब्रांड्स ई कैंपस में भी ये फैसिलिटी आप लोगों को ऑफर की हुई है कि अगर आप लोग यहाँ से लाइव क्लासेस नहीं भी ले रहे तो आप एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है वो टेस्ट सेशन सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं। और इसी तरीके से डेली असाइनमेंट्स जो हैं इसकी भी वेटेज होती है। नॉर्मली सीए के अंदर असाइनमेंट्स किधर मिलती हैं, जो मिलती हैं वो भी स्टूडेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए कोई या नहीं भी मिले तो एटलीस्ट जो काम आप रोजाना के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको ही असाइनमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको करना जो है बहुत फायदेमंद होता है। फिर अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा एक मसला होता है। अच्छा जी, आपके लिए शेर भी सुना देंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच उर्दू की तारीफ करने के लिए। जी दानिश साहब आप भी सवाल कर लें। दानिश साहब आपके सवाल का इंतजार है, आपने हैंड रेज किया था। अच्छा चले जी, गलती माफ होती है। अच्छा जनाब, आगे हम चलते हैं।
अगर आप लाइव क्लास के हवाले से मैं बात कर रहा था कि अगर तो ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट वैसे पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन पॉसिबल किया जा सकता है। जैसे देखिए जूम इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं तो जब भी पढ़ाता हूँ मैं जूम पर ही पढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो हैंड रेजिंग के ऑप्शन है ना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब यहाँ पर अगर सारे स्टूडेंट्स म्यूटेड भी हैं, जैसे कि अभी आप लोग हैं, मैं एसीसी भी पढ़ाता हूँ एक इदारे में, ऑनलाइन इदारा है वो भी, और वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं सारे। तो वहां पर भी हमारी यही होता है कि स्टूडेंट्स म्यूट होता है, टीचर बोल रहा होता है। लेकिन हैंड रेजिंग ऑप्शन ऐसी जबरदस्त ऑप्शन है ना कि जब भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो, चाहे इकट्ठे उसको 3-4 सवाल आ जाए, तो एटलीस्ट टीचर भी उसको मैनेज आराम से कर सकता है, स्टूडेंट का सवाल जो है वो भी पूरा हो जाता है। तो पॉसिबल है ऑनलाइन में भी तमाम चीजें, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत इसको मैनेज करने की जरूरत होती है। फिर दूसरी बात यह है कि क्लास के अंदर जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है ना, तो आप, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, आप लोग क्योंकि सीए के स्टूडेंट्स है ना, फर्म के अंदर आप लोगों को एक बात लाजमी सिखाई जाएगी कि जहां पर भी आपने जाना है ना, आपका नोटपैड और एक पेन साथ होगा, क्योंकि जो भी आपको बात बताई जाती है आप सबसे पहले उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अपने क्लासरूम से होनी चाहिए। और यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़े बहुत अपने साथ ना कोई हलचल कर रहे होंगे अपने हाथों के साथ, कोई नोट शोट शायद बना रहे हो, शायद, अल्लाह करे। तो अगर नहीं भी बना रहे तो चलें, आइंदा के लिए अपनी प्रैक्टिस लाजमी रखें कि जो अब आप क्लास ले रहे हो तो नोट्स लाजमी प्रिपेयर करें। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है क्लास में आप ये समझ रहे होते हैं कि यार ये चीज मैं नहीं लिखता, ये तो बड़ी आसान सी चीज है, ये मुझे याद रह जाएगी। यकीन जाने वही चीज भूलती है, क्योंकि वो हमने लिखी नहीं होती और वो आसान चीज होती है। इस वजह से हर छोटी से छोटी चीज को लिखा करें जो क्लास में आपको बताई जा रही है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला इसका आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत फायदा हासिल करेंगे, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कोई टिप्स आप मुझसे ले लें। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको बीएमबीएस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी आपकी वही हैं जो बीएमबीएस किताब में लिखा हुआ है, वो अच्छी किताब लिखी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको गोल्स डिफाइन करने जरूरी हैं। अच्छा, यहाँ पर गोल डिफाइन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, मैं ये सेशन क्लोज कर दूं, आप लोग काइंडली जल्दी से अगला सेशन रिज्वाइन कर लें ताकि हम जल्दी से अगले 10 से 15 मिनट में अपना सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है? तो 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं, अगर हमने ना बंद किया तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ये एक लिमिटेशन है। तो इस वजह से आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग क्या करें, मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा उसी लिंक से सेशन को रिज्वाइन कर लें, ठीक है? उसके बाद आपकी थोड़ी देर में अगला, अच्छा दानियाल साहब मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन शायद आपका कैमरा ऑन है, तो आप कैमरा अपना बंद कर दें। आप हैंडसम होंगे लेकिन फिलहाल जो है वो कैमरा जो है अपना ऑफ कर दें आप, ठीक है? अच्छा, किसी का और भी कोई क्वेश्चन था? मेरा ख्याल किसी ने हैंड रेज किया था। अच्छा चलें, ऐसा है कि अभी मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगला सेशन मैं फौरन ज्वाइन कर लूंगा, आप लोग भी फौरन से उसी लिंक के साथ जो व्हाट्सएप पे है आप उसी से दोबारा रिज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वहां पर दोबारा से हैंड रेस करके अपना जो है ना वो सवाल कर सकता है। सबसे पहली चीज जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वो अपने गोल्स आप लोगों ने डिफाइन करने हैं। अब गोल तो आपका यही है कि मैंने जो मेरे 2.5 महीने मेरे पास हैं, मैंने इसके अंदर आईटीए की न सिर्फ तैयारी करनी है बल्कि पेपर पास करना है। दिस इज योर गोल। लेकिन ये गोल तब तक अचीव नहीं होगा तब जब तक कि आप इसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिवाइड नहीं करते, ठीक है? तो अब सवाल पूछा गया ना किसी से कि हाथी को किस तरीके से रेफ्रिजरेटर में बंद करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका तरीका ये है कि सबसे पहले उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं ताकि वो इस काबिल हो जाए कि उसको रेफ्रिजरेटर में डाला जा सके, ठीक है? तो हमेशा जब आप गोल को देखते हैं ना तो गोल लंबा होता है, बड़ा होता है, मतलब काफी ज्यादा उसकी ड्यूरेशन होती है। अब 2.5 महीने बाद पेपर होगा, पेपर पास करना है, जब आप इसको देखेंगे ना हो सकता है आप लोग डिमोटिवेट हो जाए। आप लोग हमेशा क्या करेंगे, आप लोग उस गोल को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट सपोज आप इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं थ्रू मोटरवे, तकरीबन 380 किलोमीटर का फासला बनता है। तो अब जब आप ये सोचेंगे ना कि मैंने 380 किलोमीटर जाना है, तो थोड़ा बहुत आप कहेंगे कि यार क्या हो गया। लेकिन जब आप रास्ते में देखते हैं ना छोटे छोटे कि भाई मैं अभी चक्री इंटरचेंज मैंने क्रॉस किया है, फिर मैंने लेट सपोज कलर कहार क्रॉस किया है, फिर भीरा क्रॉस किया है, मतलब छोटे छोटे बेसिकली जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप उसको पूरा कर लेते हैं, तो ये आपकी मोटिवेशन इंक्रीज करते हैं।
तभी रास्ते के अंदर जगह जगह जो है वो माइलस्टोन्स, इसको उर्दू में संगे मील कहते हैं, वो लगे हुए होते हैं, ताकि जो पैसेंजर्स होते हैं, जो जाने वाले होते हैं, उनको पता चले कि यार मैंने किधर जाना है, मेरा गोल क्या है, और मैंने कितने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करनी है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं कि भाई मैंने दिन में 3 घंटे पढ़ना है, और एक दिन में आपने क्या पढ़ना है वो भी आपको डिफाइन हो कि यार मैंने आज के दिन में इन 3 घंटों के अंदर ये चैप्टर जो है लेट्स सपोज क्लियर करना है, या पास्ट पेपर्स के इतने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि 1 मार्क को स्कोर करने के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स होते हैं। अगर लेट सपोज आपका 15 नंबर का सवाल है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट्स है। जो भी इसका आंसर आता है वो उसका जो है टाइम होगा बेसिकली। कोशिश करें कि अपने आप को उस टाइम के अंदर जो है ना आप वो सवाल अटेम्प्ट करें। अब सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस टाइम के अंदर अंदर सवाल खत्म हो जाए, ये इंशाल्लाह ताला हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा कभी दोबारा कोई सेशन हुआ। ठीक है, मेरी कोशिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये सेशन सेट करवाएंगे आपके एग्जाम्स के करीब, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको जो है अगर डिस्कस करूंगा तो वो जो है क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा। साकिब साहब, डिस्कशन इंशाल्लाह ताला मेरा तो ख्याल है कि मैं कम से कम ITA के लिए रखूं, क्योंकि मैं ITA यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और बाकी ये है कि देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि क्या मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी मेरा हतमी को इस हवाले से मैं आपको नहीं कह सकता, फैसला एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। अच्छा जी, डिटर्मिनेशन आपने अपनी शो करनी है। मैं यहाँ इस्लामाबाद के अंदर स्कैन इस्लामाबाद में जब होता था, तो हमारे एक टीचर थे, हैं बल्कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, सर आसिफ अली खान साहब, उनसे मैंने FAR पढ़ी हुई है। तो वो एक बहुत प्यारी बात करते थे, मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कह रहे थे कि यार आप लोग और कुछ भी ना करो, बस आप अल्लाह ताला को ये शो करो कि या अल्लाह मैं करना चाहता हूँ। कसम से जब आप अल्लाह ताला को ये शो करना शुरू कर दोगे ना कि या अल्लाह मैं करना चाहता हूँ, तो मेरी मदद कर दे, लाजिमन आपकी मदद होगी। देखिएगा ये बात आप। और ऑब्वियसली जब आप किसी को दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं ना। जब आप किसी को शो ऑफ कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो ताकि वो शो ऑफ हो। तो यहाँ पर मकसद ये है कि बस आप एहसास दिलाएं, आपको खुद भी ये इत्मीनान हो कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, आप अल्लाह ताला को भी शो करें, और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि यार ही इज डूइंग समथिंग या शी इज डूइंग समथिंग। और हार्ड वर्क जो है ना वो कभी भी जाया नहीं होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया हुआ है कि बेशक अल्लाह ताला, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला किसी भी मर्द या औरत के अमल को जाया नहीं करते। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, ऑलराइट। लेकिन डिपेंड करता है कि हार्ड वर्क आपने किस जगह किया है। अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे हार्ड वर्क की सही जगह नहीं कर रहे होते। अच्छा, मेक अ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब ये क्या चीज होती है, अर्जेंट कैसे कहते हैं और इम्पोर्टेंट किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी मैं एक याद दहानी करवाता चलूं कि अर्जेंट होती है समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट जो है वो अर्जेंट से कम दर्जे की होती है। तो जो चीज जिसको डिले ना किया जा सकता उसको आप पहले करें, और जिसको आप थोड़ा सा एज दे सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी हो, तो अर्जेंट को हमेशा इंपॉर्टेंट के ऊपर फोकस करें। जब आप प्लानिंग करेंगे पहले से, जिस तरह आपको पता हो कि मैंने दिन में क्या करना है और आपने उसको लिखा हुआ अपने पास, तो ऑब्वियसली आपको टास्क को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं लेजीनेस को, और डिस्ट्रैक्शन कहते हैं जनाब आपका दिल ना लगना। ये एनोटेशन प्लीज बंद कर दीजिए जो भी कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं देख सकता हूँ कि किसने एनोटेट किया है, इस वजह से मुझे पता चल जाएगा कि काम कौन कर रहा है। प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल में रखें प्लीज। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जनाब प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो है, जिस तरह से अभी आपके सामने नजर आ रही है किसी ने हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गया, तो डिस्ट्रैक्शंस को जो है ना वो अवॉइड करें। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो सुस्ती को कहते हैं। वैसे तो ये मिसल मशहूर थी कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लेकिन कुछ सियानों ने इसको इस तरह से तब्दील कर दिया कि सुस्ती 1000 नेमत है। तो जनाब सुस्ती 1000 नेमत नहीं है, तंदुरुस्ती ही 1000 नेमत है, ठीक है। तो आखिर में लिखा हुआ है जनाब कि एक्सरसाइज टू क्लियर योर हेड इन बिटवीन स्टडी सेशंस। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर 2 घंटे बाद आप लोग पुशअप्स लगाना शुरू कर दें कि जनाब हमजा साहब ने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज किया करें स्टडी सेशंस के दरमियान। पता चले कि जनाब दो 15-20 मिनट पढ़ने के बाद आप 2 कल्लाबाजियां लगा रहे हो, तो इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि जब आप पढ़ पढ़ के थोड़ा सा थक जाए ना, अच्छा रेगुलर कभी ना पढ़ें। रेगुलर से मुराद ये है कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना,
तो 2 घंटों में तकरीबन बीच में 10-1 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ा सा बाहर चक्कर लगा लें। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो अपने घर का एक चक्कर मार रहे हैं, कुछ पानी शानी पीने चले जाएं, कुछ कर लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और दिन में कम से कम थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए जरूर निकालें, चाहे वो एक्सरसाइज की फॉर्म में हो, वॉक की फॉर्म में हो, ताकि आप जो है वो एक हेल्दी माइंड जो है वो आपका हो और आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को फोकस कर सकें। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये एक गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से आती है ये हम देख चुके हैं। प्रैक्टिस जो है वो आखिर महीने तक डिले करते रहते हैं, आखिर महीने में जाके बर्डन पड़ता है और फिर जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी उनको नहीं आती होती, ठीक है, वो पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन जो स्ट्रेटेजी अपना रहे होते हैं वो स्ट्रेटेजी जो है वो इफेक्टिव नहीं होती, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होती फॉर सॉल्विंग द पेपर या फॉर पासिंग द पेपर। गाइडेंस अक्सर तौर पे जो है अव्वल तो मिल रही होती है तो जनाब गलत मिल रही होती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं होता और पेपर बुरा लग रहा होता है। स्टूडेंट की कोशिश होती है कि मैं चीजों को रट्टा लगा लूं। रट्टा लगाना मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता, इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि रट्टा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। रिटेंशन जो है ये नॉलेज का 20% होता है। आपको जब अगर चीज पता है लेकिन आपको जरूरत के वक्त कोई याद ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपकी नॉलेज क्या नॉलेज है? कुछ भी नहीं। तो रट्टा लगाएं यानी कि उसको समझें, समझ कर रट्टा लगाएं यानी याद करें, लेकिन ऐसा ना हो कि बगैर समझे तोता की तरह जो है वो रट्टा लगा दें ताकि जब बिल्ली आ जाए तो फिर वो टैंट दोबारा शुरू कर दे, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो भी आप लोग अटेम्प्ट करें और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें। मैंने जिस तरह पहले कहा था कि स्टूडेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करता, आंसर बहुत अच्छा लिख कर आता है। एग्जामिनर को कतई ये परवाह नहीं है कि आपको क्या आता है, वो ये कहता है कि जो मैंने पूछा है वो बताओ। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जनाब जो उनको आता है वो सारा लिख कर आ जाते हैं और इस चीज की परवाह नहीं करते कि जनाब एग्जामिनर क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से आप लोगों को होशियार होने की जरूरत है। आगे चलते हैं जनाब। ये कुछ एग्जाम टिप्स और टेक्निक्स हैं, ये बस आप लोग एक नजर पढ़ लें। कॉन्फिडेंट हो आप, पंक्चुअल होना चाहिए, माइंड आपका डिस्ट्रैक्शन से क्लियर हो, अवॉइड टेकिंग अननेसेसरी एडवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, वैसे इसको नोट डाउन कर लें। फॉलो योर टीचर स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी रखें, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया क्या होता है। ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड एंड कोर टॉपिक्स, ये भी मैंने कुछ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। बेसिकली मैंने काम क्या किया है, मैंने आप लोगों को सोचना जरूर सिखाया आज कि आप लोग किस तरीके से इंपॉर्टेंस अब वे कर सकते हैं जब आपके पास अब आईकैप की ग्रिड नहीं है। एग्जामिनर की अप्रोच को फॉलो करें, वो आपको कहां से पता चलेगी? पास पेपर से। पास पेपर आपके पास तकरीबन 1 से 2 पास पेपर लेटेस्ट अटेम्प्ट के हवाले से मौजूद हैं, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है ना, और मॉडल पेपर तो है ही है। ऑफ एंड ऑन गो थ्रू मार्किंग प्लान प्रोवाइडेड, आपको आईकैप की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसी तरीके से आईकैप जो है जब भी अपना सोल्यूशन देता है ना रिजल्ट के बाद, तो साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी देता है। एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप कभी पढ़ के देखें ना, तो एग्जामिनर बेचारा बार बार यही पिट रहा होता है कि स्टूडेंट ये नहीं करते, मैं ये पूछता हूँ। स्टूडेंट जो है ना सवाल का जवाब ऐसे देते हैं, मैं ऐसा नहीं पसंद करता। तो स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पढ़ते, लाजमी पढ़ा करें। हम अपने टेस्ट सेशंस के अंदर ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि साथ हम अपने एग्जामिनर कमेंट्स उनको दें, ठीक है। तो ये हर टीचर तकरीबन ऐसा करता होगा। बहरहाल एग्जामिनर कमेंट्स का आइडिया आप लोगों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ये है कि कुछ चीजें इसमें से आप लोग कहेंगे कि हमारे इख्तियार में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग लेट सपोज कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अपनी मोरल सपोर्ट के जरिए से आता है। ये टीचर भी आपको प्रोवाइड करता है, वालिदैन भी प्रोवाइड करते हैं। और मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा कि जो अपने स्टूडेंट्स को जो है ना, अपने बच्चों को जो है बेसिकली मोटिवेट नहीं करते, बहुत गलत करते हैं। बच्चा अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। सीए में फेलियर यही है कि बच्चे का मोरल डाउन हो जाए और वो सीए छोड़ के चला जाए, दिस इज फेलियर। वरना तो फेलियर ये नहीं है कि आपका कोई एक आध पेपर किसी वजह से फेल हो गया। माइंड को क्लियर करना डिस्ट्रैक्शन से, ये भी अक्सर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, बल्कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बस कोशिश करें कि आप कुछ टिप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप ब्रीदिंग, इससे आपकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूर होती है। अगर आपका दिमाग किसी का अटक गया है तो आप उस काम को थोड़ी देर छोड़ दें, एक ब्रेक ले लें, काफी बेहतर आप अपने आप को फील करेंगे। तो दीज आर सम टिप्स जो कि आपको ऑफ एंड ऑन आपके टीचर्स भी दे सकते हैं, आपके वालिदैन भी दे सकते हैं, और हो सकता है कि
अगर आपके घर में कोई फैमिली में कोई डॉक्टर हो तो वो भी दे सकता है। इन द एंड ऑफ दिस सेशन, यानी कि जब आप पढ़ चुके होंगे आईटीए सारा, तो आपको बेसिकली इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीजें जो है अच्छे तरीके से आ चुकी होंगी। ठीक है, IS2 IS16 का आपको पता चल गया होगा क्या है, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जान चुके हैं आप, लेजर और अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाना सीख चुके होंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स के साथ डील करना सीख चुके होंगे, डबल एंट्री तो ऑब्वियसली इन सब की माँ है, और जनरल एंट्रीज उसकी भी माँ है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग जो है ये सब की नानी है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला ये सब आप लोगों को आ जाएंगी। तो ये हमारे जो है शेर में आप सुनाता हूँ आपको, फिक्र ना करें। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके लर्निंग आउटकम्स हैं टोटल आईटीए के सिलेबस के। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेशन जो है फॉर्मली एंड हो गया। आप लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जिसका जो भी क्वेश्चन हो हैंड रेस करके अपना माइक जो है वो ऑन कर सकता है। यस, वेरी गुड फैमिली इट इज। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब। हसान साहब, बिल्कुल सवाल कीजिए। दो उम्मीदवार आ गए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। सर मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, वैसे मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। बिल्कुल, आस्क अवे, आस्क अवे। सर मेरा एएफसी की एग्जाम से मार्च में है, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन में वो पोस्टपोन हो गया और अभी जून पे आ गए, और अभी जो आईक्यू में चॉइस दे रहा है कि आप यहाँ तो एग्जाम दे दें, आप जो है अपनी फीस रिफंड करवा लें। सर मुझे आपसे पूछना था कि अगर हम ज़्यादा से डिले करते हैं तो हमारी एफपीएस पे कितना डिफरेंस आएगा सर, मतलब जो आगे इंडक्शन में सर ये कितना। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं ना, तो आपका एफटीएस इंडक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट होता भी है और नहीं भी होता। तो अब जो हमारी सूरत हाल चल रही है ना, इसमें एक तो सबको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से एग्जाम ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि फिलहाल आप इंडक्शन के हवाले से परेशान ना। एज अ मुस्लिम आप ये बिलीफ रखें कि जहां आपके लिए बेहतरी होती है ना, अल्लाह ताला आपके खुद असबाब पैदा कर देते हैं। तो बिग फोर नॉर्मली जो है वो लेटेस्ट एफटीएस प्रेफर करती है, लेकिन बिग फोर में भी एफटीएस के अलावा और भी कई क्राइटेरिया चल रहे होते हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं होते। बात आपको पता है, समझ आ रही है? तो इस वजह से एफटीएस के पुराना होने से या एफटीएस की वजह से परेशान ना हो। अक्सर सीनियर्स भी ये कर रहे होते हैं और टीचर्स भी ये कर रहे होते हैं कि बच्चों को फौरन जो है ना एफटीएस के चक्करों में लगा देते हैं। भाई उसको एएफसी तो पास कर दो, पहले कैफ में तो आने दो। अभी बेचारे ने कैफ के पेपर्स पास नहीं किए। क्यों बच्चे को दुख दे रहे हैं आप लोग? माइक म्यूट कर दें। तो अभी जो है ना आप लोग अपने पेपर्स के ऊपर तवज्जो दें। इंशाल्लाह ताला जब भी हो, अल्लाह ताला खैर करे, ये हालात भी अल्लाह करे अच्छे हों। तो एफटीएस के हवाले से आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे। अगर बिग फोर में आपका नसीब लिखा हुआ है तो आप बिग फोर में भी लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से आप परेशान ना हो, एफटीएस के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, दानिश साहब है मेरे ख्याल, उन्होंने सवाल किया पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, इतना मैटर करती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी, दो और जवानों ने हाथ रेस किए हैं अपने, देखें वो कौन है। हसान साहब आप तो कर चुके हैं ना अपना सवाल। जहराम सवाल करें अपना प्लीज। सर मैंने ये पूछना था कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, जो पेपर सॉल्व किस तरह करना है। पेपर उसके सॉल्व बारे में आपको, हाँ ऐसे है कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं कहीं से? जी ले रहा हूँ। तो वहां पर उम्मीद है कि आपके टीचर साथ साथ आपको वैसे बताते रहते होंगे। लेकिन ये है कि अब ये जो हमारा सेशन था ना, इसके अंदर हम ये चीज डिस्कस नहीं कर सकते इन डिटेल। मतलब वो भी टाइम लग जाएगा बताने को, तो मैं बता दूं। लेकिन फिर ये है कि हर तरह के क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट तरीके से होती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अगर हमने दोबारा कोई सेशन इस तरह का किया, बल्कि चले अच्छा ये आपका एक फीडबैक आ सकता है, आप फीडबैक दीजिएगा अपने, जब एडमिनिस्ट्रेशन आपसे रिक्वायर करेगी ना, आप लोग ये डिमांड कर सकते हैं कि हमें एक सेशन चाहिए प्रेजेंटेशन के ऊपर, फिर इसमें टीचर आपको प्रेजेंटेशन सिखाए। ठीक हो गया? तो इसमें जो है मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। नूर अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो सेक्शन ए में हमारे एमसीक्यूज आते हैं, हर एमसीक्यू इक्वल मार्क का होता है? मैंने 1 आपको मार्क? हाँ, मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या जो मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये यस। इनका मिनिमम मार्क 1 है, मैक्सिमम 8 हो सकता है। अब जाहिर है जो 8 मार्क का सवाल है ना, वो ऐसा नहीं है यस कि सर। एक एमसीक्यू 8 नंबर का होगा। एमसीक्यू 1 मार्क का ही होता है नॉर्मली, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का होगा। लेकिन हो सकता ओके। है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए, तो मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो कि गिव द आंसर टू दीज एमसीक्यूज, उसमें हो सकता है 8 यस। एमसीक्यूज दिए हुए हो। बात आ रही है समझ में? तो नॉर्मली एमसीक्यू की यस। मार्किंग मैक्सिमम 2 मार्क्स तक होती है, लेकिन वैसे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन की मैक्सिमम वेटेज 8 मार्क्स हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। ओके। सर जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, उनका हमने सॉल्यूशन देना होता है या हमने उसको सिर्फ डायरेक्ट आंसर करना होता है? क्योंकि पास्ट पेपर्स में हमने सर अभी अपनी क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरह से सॉल्व किए थे कि वो एमसीक्यूज थे, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा सॉल्व करके हमने उनका आंसर निकाला। तो मुझे इसकी समझ नहीं आई कि पेपर में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा या हम अलहदा से सॉल्व करके सिर्फ आंसर देंगे वहां पर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता इस तरह से है कि नॉर्मली एमसीक्यूज जहां पर होते हैं ना, तो एमसीक्यूज के अंदर यस। आपसे डायरेक्ट आंसर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? क्योंकि आपको यस। चॉइस वहां पर वर्किंग शो करना आपके लिए जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो 3 से 4 नंबर का। लेट सपोज आपसे एक सवाल उन्होंने दे दिया कि एक नॉन करंट एसेट है, इसकी कॉस्ट इतनी है, ये इस साल में लिया था और इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे दें, तो ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आप वर्किंग की हेडिंग दे के शो करेंगे। लेकिन पहले आप मेन ओके। आंसर शो करेंगे, फिर आप वर्किंग शो करेंगे। जहां तक एमसीक्यूज का ताल्लुक है, तो एमसीक्यूज के लिए जो है वो आप जो वर्किंग रिक्वायर्ड होगी वो आप रफ पे कर लें, ये वहीं पर शो कर लें, कहीं पर कोई मसला नहीं है उसमें भी। लेकिन ये है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्यूशन सिर्फ आपको आंसर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? सवाल समझ में आ गया, जवाब आ गया इसका समझ में? जी थैंक यू। यस सर, यानी सर हमें जो एमसीक्यूज होंगे उनमें हमें सॉल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम साइड पे रफ वर्क कर सकते हैं अटेम्प्ट। देखें देखें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें हाँ वर्किंग प्रॉपर करनी है। हाँ, देखिए जो आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है वो तो आपने करनी ही करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली आंसर ही कैलकुलेशन के साथ आएगा। लेकिन यस। एमसीक्यूज के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन आपने मेंशन करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, द एक्चुअल आंसर इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू शो। हाउएवर इन केस ऑफ शॉर्ट ओके। क्वेश्चंस, हाँ, वर्किंग इज इक्वली यस। इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके। ओके सर, अच्छा, थैंक यू। यू आर वेलकम। रुहेल शाकिर अब्बासी साहब। सर ये काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है या बगैर अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज की ना पास करें, सीरियसली एसओसीआई और एसओएफपी बता दें तो उसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सर ये क्या बात ठीक है कि नहीं? विदाउट एडजस्टमेंट्स अगर आप बना दें, मतलब जितनी बन सकती है जी अवेलेबल डाटा से, हाँ बिल्कुल, मार्क्स उसके जितने मार्क्स बनेंगे वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद सर इसके लिए जी जी बोलें बोलें। सर इसके लिए तकरीबन मिनिमम तकरीबन कितना टाइम स्पेयर करना चाहिए बंदे को? मैं बात नहीं समझा आपकी ये वाली। सर मतलब फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के लिए मिनिमम आपके पास कितने टाइम में सॉल्व हो सकता है? देखें, ये मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि फॉरेनर जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आप मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से, तो आपके पास टाइम लिमिट आ जाएगी कि इतने टाइम के अंदर इस सवाल को आपने अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 मार्क्स का वो सवाल है, तो जब आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, तो तकरीबन 30 मिनट, 30 से 35 मिनट जो है ना आपके पास टाइम आता है सवाल के लिए। तो ये डिपेंड करता है सोलरली क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर। बात आ रही है समझ में? तो बाकी ये है कि क्या बाकी ये कि पेपर स्ट्रेटेजी क्या होगी जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, दैट इज अनदर डिबेट एंड अनदर टॉपिक। इसको इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर अगर हमने कोई सेशन किया कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसके अंदर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बात डिस्कस करने बैठ गया तो अभी काफी स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। साकिब, आपका कोई सवाल था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दिस सेशन सर। यू आर मोस्ट वेलकम। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे सीएमए जो है उसमें टाइम जो है शॉर्ट पड़ जाता है, तो क्या कैप वन में इंट्रो में भी इस तरह का कोई इशू है कि हमारा
टाइम कम हो जाए और पेपर लेंथी हो? मैं आपको एक बात बता दूं, आईटीए का पेपर लेंथी होता है। जहां तक आपने जो बात की ना टाइम शॉर्ट होने की बात आपकी, मैं गलत नहीं कहता। बेसिकली एग्जामिनर ने तो मार्क्स सेट किए होते हैं और मार्क्स के मुताबिक टाइम उसका प्रॉपर होता है, अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखें। लेकिन उसमें जो कंफ्यूजन और डिफिकल्टी होती है, ऑब्वियसली स्टूडेंट ने तो उसको भी तो सोचना होता है ना, तो स्टूडेंट उसके ऊपर टाइम ले लेता है। बात आ रही है समझ में? तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दूं कि आईटीए के अंदर आपको टाइम शॉर्टेज का थोड़ा मसला फेस हो सकता है, लेकिन आपने पेपर को अटेम्प्ट स्मार्ट तरीके से करना है। वो हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर का भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे, जब आप लोग सारा कोर्स भी एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग कोशिश करें कि जो सवाल भी अटेम्प्ट करें वो सवाल आप ठीक करें। एक तो ये अप्रोच हो सकती है, या दूसरी अप्रोच ये हो सकती है जो कि कभी मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं आई। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाए, आप उसको वहीं छोड़ के दूसरा सवाल अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। वहां अगर कोई कंफ्यूजन आ जाती है, उसको वहीं छोड़ के तीसरा शुरू कर दें। यानी कि आप सवाल सारे अटेम्प्ट करें जितने जितने आपसे अटेम्प्ट होते हैं। बहरहाल मुझे पहली वाली अप्रोच ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, एक और क्यूरी थी। जी जी बिल्कुल पूछें। सर कैप 1 के रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन सर FAR 1 और FAR 2 एट द सेम टाइम सेम अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं सर? मैं आपको सच्ची बताऊं ना, तो मैंने ये दोनों पेपर्स जो है इकट्ठे पास किए, FR1 और FR2 खुद। मीटू से सर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जैसे FAR 1 में अगर ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो FAR 2 में नहीं होगा वो? FAR2 FAR1 से डिफरेंट है, ठीक है। वहां पर मतलब ये है कि स्टैंडर्ड्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिनका लिंक एज सच इतना ज्यादा FAR1 से नहीं, ठीक है। तो ठीक है इस सर। वजह से ऐसी सिचुएशन फेस नहीं हो पाती। हाँ अलबत्ता कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके आईटीए ही से वीक है, लेट सपोज अगर खुदा ना खास्ता आपको डेबिट क्रेडिट के अंदर इशू आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आपको ना सिर्फ FAR1 में, FR2 में, CA में भी इशू करेगा, ठीक है। तो वो तो खैर उम्मीद है ऐसा मसला स्टूडेंट्स को नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक चैट के ऊपर क्वेश्चन आया कि करेक्शन ऑफ एरर्स के रिलेट बता दें कि कैसे प्रिपेयर करें। तो करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए भी वही बात है जनाब, क्लासेस लें। अगर आप नहीं ले रहे, अगर लीव हुई हैं तो चलो अच्छी बात है, रिवीजन कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स। टेस्ट आप लाजमी दें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा करना ये प्रैक्टिस कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को, ना सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर्स बल्कि किसी भी चीज को प्रिपेयर करने का ये तरीका कार होता है, ठीक है। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक होकर लिखें। ये तो आपने एक जनरल क्वेश्चन पूछा है ना। अगर आप किसी करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर पर्टिकुलर होकर पूछना चाह रहे हैं कि इस चीज को कैसे किया जाए, या आपको तैयारी करने में ये इशू फेस हो रहा है, तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। नूर, आपका कोई और क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज हुआ है अभी भी। ठीक है साकिब, आपका सर वो मैं ठीक है, ठीक है साकिब, आप भी अगर क्वेश्चन हो गया तो हैंड लोअर कर दें अपना, ठीक है। और कोई सर क्वेश्चन? ये जो है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलें बोलें। सर हम स्टूडेंट भी सर मैनेजमेंट से कहेंगे, और सर आप भी काइंडली एम्फसाइज कीजिएगा कि एंड पर सर, एक सेशन के एंड पर जब हमारे पेपर होने जा रहे हैं तो सर पेपर स्ट्रेटेजी पर एक सेशन रख दीजिएगा काइंडली। ये सोलली मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना तो स्टूडेंट्स की तलब के ऊपर है। स्टूडेंट्स जितना चाहेंगे, मुझे अगर एक बच्चा भी कहेगा ना पर्सनली, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको फैसिलिटेट करूंगा। लेकिन वैसे जितना ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें आईटीए के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए जो है वो एग्जाम सेशन एक चाहिए एंड पे, तो जरूर इदारे का काम है, इदारा प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप लोग। तो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ से अगर किसी एक स्टूडेंट की तरफ से भी कोई क्वेरी आई तो मैंने टाइम निकालना है, मैं टाइम एक निकाल दूंगा। जो मेरे लिए थोड़ा सा मसला होता है निकालना, लेकिन ये है कि वो कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला वी विल डू दैट, डोंट यू वरी अबाउट दिस, ओके। ओके सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, वरना फिर हम फॉर्मली एक शेयर के साथ जो है, पता नहीं किसकी फरमाइश थी, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। चलें ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। फिर बस जाने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगा कि गुड लक टू यू ऑल, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दे। जो जिन हालात में हम जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इन हालात को अच्छा कर दे। और आप लोगों के पेपर्स भी जब भी हों, अगर अभी भी होते हैं, आई कैप इनको डिले नहीं करता, और आप लोग जो जो भी देना चाहते हैं, अल्लाह करे कि उससे पहले पहले मसला भी हल हो जाए। वरना अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। और अपना खूब ख्याल रखें, और बड़ों की दुआएं लें, और जो जो भी जिसका मजहब है
आप कोशिश करें कि उसकी टीचिंग्स को फॉलो करें। बात आ रही है समझ में? क्योंकि यकीन जाने मजहब इंसान को वो कुछ देता है जो शायद दुनियावी असबाब नहीं दे सकते। ठीक है, जाने से पहले इकबाल का मैं एक शेर भी कोट कर जाता हूँ ताकि जिसकी भी फरमाइश थी वो भी खुश हो जाएं। और शेर ये है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो विद दिस इंशाल्लाह ताला आई विल कंक्लूड ऑल माय सेशन फॉर टुडे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती हैं, तो यू आर फ्री टू टेक्स्ट मी एज वेल, वरना आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे ख्याल चैट बॉक्स में से गुजरा है, 1 मिनट में थोड़ा सा उसको स्क्रॉल अप करूं। चलें ठीक है जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।